Assalamu alaikum everyone, and I welcome you all to our today's session, which is about artificial lights and the breast cancer. So, let me introduce myself. My name is Mohammad Rayan Khan. I am International Astronomical Union Dark Skies Ambassador, National Node of International Day of Light, and also founder of Cosmic Tribe. So, to talk about this topic, artificial lights and breast cancer, we have our special guest with us, Dr. Muhammad Asif. He will talk about breast cancer, and we will discuss about artificial light and the breast cancer. What is the connection of artificial light with the breast cancer? हम इस बारे में और डिटेल में जानेंगे. क्या वाकई में आर्टिफिशियल लाइट्स हमारी सेहत पे कोई असर डाल रही हैं? क्या हमारे एनवायरनमेंट पे इसका कोई असर हो रहा है? क्या हमारे इंटरनली साइकोलॉजिकल हेल्थ पे, या वाकई में it can cause cancer as well? That is breast cancer. So I would like to invite Dr. Muhammad Asif to talk about this. Let me introduce about him first. Dr. Muhammad Asif is MBBS doctor. He is fellow of College of Physicians and Surgeons Pakistan, member of Royal College of Surgeons England, consultant and plastic surgeon at Cancer Foundation Hospital, and he also does cancer patients breast reconstruction surgery. So he will tell us more about this breast cancer, what it is, and how it is related to the light pollution. So I would like to welcome Dr. Muhammad Asif with us. So yes, Dr. Muhammad Asif. Assalamu alaikum, Dr. Muhammad Asif. Walaikum Assalam, Rayan, and thank you so much for your kind words. And thank you so much for having me here on this platform. Thank you for coming. डॉक्टर साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये अक्टूबर के महीने में क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है? अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इट्स अ शाउट आउट कि एक ही मंथ के अंदर तो पूरे साल, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई नॉट द होल ईयर, एक महीने में क्यों कंडेंस कर दिया इसे, अवेयरनेस तो पूरे साल होनी चाहिए. बट आपने देखा होगा कि व्हेन अवेयरनेस या फिर जितने भी सेशंस होते हैं जब वो अक्टूबर में होने लगते हैं तो हर बंदा उस पर कान धरता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन. आई मीन ये कि ब्रेस्ट कैंसर इतना भी क्या इम्पोर्टेंट है, ये क्या भला है भाई जो हर बंदा इसके बारे में बात कर रहा है. यू गेटिंग माय पॉइंट? अदरवाइज अगर हम उसको कंडेंस करके किसी एक दिन पे कर दें या फिर होल थ्रू आउट द ईयर 12 सेशंस भी अगर हो जाएं इसके, तो दैट वुड नॉट बी दैट इम्पैक्टफुल कि उससे जो है एक पूरे महीना उसके नाम वक्फ कर दिया जाए, उस पर डिफरेंट तरीके से बात की जाए. और So, डॉक्टर साहब ये बताइए, व्हाट इज एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर? होता क्या है और क्यों होता है, लोगों को क्या वजूहात होती हैं? ब्रेस्ट कैंसर किसी भी तरह का कोई भी कैंसर है. अगर हम लेट्स टॉक अबाउट इन जनरल व्हाट इज अ कैंसर, तो किसी भी बॉडी का कोई सेल अगर रैपिडली एबनॉर्मली ग्रो करने लगे तो वो कैंसर कहलाता है. यानी कि जो माइटोटिक एक्टिविटी होती है किसी भी सेल की, अगर वो बहुत जल्दी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 8 से 16 होना शुरू हो जाए तो ये कैंसर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं. इसी तरह अगर ये एक्टिविटी जो है वो ब्रेस्ट में होना शुरू हो जाए तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा. ठीक है, तो वहाँ पे एक एबनॉर्मल सेल मिलके एक टिश्यू बना लेंगे और एक गुठली या लंप की सूरत अख्तियार कर लेंगे, जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं आम ज़बान में. और इसके मेन सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेज क्या हैं? क्योंकि कुछ कॉजेज जो मुझे मालूम हैं, जो कि मैं अपनी लाइट पोल्यूशन की एक्टिविटी में, आउटरीच में ज़्यादातर हाईलाइट करता हूँ. आई विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो. बिल्कुल. सो फर्स्ट यू टेल मी, व्हाट आर द मेन सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स की. सिम्टम्स जो होंगे उसमें जो खातून या मर्द हजरात को भी ये कैंसर हो सकता है. देयर आर चांसेस, 1% चांस जो है इसका मर्द हजरात को भी हो सकता है. तो आप ये मत समझिएगा कि आप जो है इससे बरी ज़िम्मा हो गए. और उसमें भी मेल्स में भी ब्रेस्ट टिश्यू होता है, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है. तो जो अलामात हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो क्या होंगे कि आपको सीने में कोई गुठली या लम्प महसूस होगा जब आप इसको मुआयना करेंगे.
दूसरा स्किन जो होती है ऊपर की अगर बहुत सुपरफिशियल है वो लम्प, तो स्किन टेथरिंग हम कहते हैं उसे, या स्किन डिम्पलिंग कहते हैं, जिसपे स्किन पर एक आपको कर्व महसूस होगा, स्किन वहां पे अंदर चली जाएगी। फिर निपल रिट्रैक्शन, यानी निपल नॉर्मली बाहर की तरफ होता है, वो निपल अंदर की तरफ चला जाएगा। और एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम निपल, ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, कोई वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है। दीज आर द वार्निंग साइंस। अगर इनमें से कुछ भी आपको नजर आता है तो यू बेटर गो टू सी योर डॉक्टर। फिर सेकंड क्वेश्चन वाज द कॉजेस। तो कॉजेस की जो एक लंबी लिस्ट है, जिसके अंदर जो बहुत फार मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, जो कि ऑलमोस्ट हर बीमारी में एक पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री का बड़ा रोल होता है। और ये एक इंडिकेटर होता है हमारे लिए कि अगर फॉर इंस्टेंस कोई खातून है जिनके घर में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, तो शी शुड बी मोर मोर what you call it cautious about it, कि हाँ जी मेरे अंदर चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे मैटरनल आंट को हुआ, मदर को हुआ, सिस्टर को हुआ, तो शी शुड बी मोर कॉशियस एंड शी शुड स्टार्ट हर स्क्रीनिंग टाइमली। ठीक है। फिर दूसरा एक चीज मैं थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी में जाना चाहूंगा कि अगर हार्मोनल एक्सपोजर ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन आपका बढ़ता है, हार्मोनल एक्सपोजर बढ़ता है, तो आपका ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं इसको ईजी करूंगा थोड़ा कि हार्मोनल एक्सपोजर जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो रिप्रोडक्टिव लाइफ में आएंगे। रिप्रोडक्टिव लाइफ मीन कि जब से माहवारी शुरू हुई है, जिसको हम मेनार्टी या स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और जब मीनोपॉज आया यानी एंड ऑफ दैट मेंस्ट्रुअल पीरियड, जिसमें जो है थ्रू आउट अ फीमेल कैन रिप्रोड्यूस, तो वो रिप्रोडक्टिव स्पैन हो गया उस फीमेल का। अगर ये जितना लंबा होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे ब्रेस्ट कैंसर के, क्योंकि हार्मोनल एक्सपोजर बढ़ गया इसके अंदर। सो यानी कि अर्ली मेनार्की यानी कि माहवारी का जल्दी स्टार्ट हो जाना, डिलेड मीनोपॉज या माहवारी का देर से बंद होना, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, डिलेड प्रेगनेंसी, और इसमें जो है हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं, जो इसमें भी आपका हार्मोनल एक्सपोजर बढ़ जाता है। एंड नाउ द पॉइंट ऑफ योर इंटरेस्ट, जिसके वजह से हम यहाँ गैदर हुए हैं, इज लाइट पोल्यूशन। And interestingly, the hypothesis is कि light at night का भी indirect relationship जो है वो hormonal exposure के साथ ही है actually। तो हमने अभी बात की कि जितना आपका hormonal exposure बढ़ेगा उतना ज़्यादा chances होंगे, तो light pollution का भी hormonal exposure से indirect link है, वो हम आगे subsequent presentation में बात करेंगे। तो do you think कि light pollution भी कोई effect कर रही है? क्योंकि कराची में जब मैंने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की अबाउट लाइट पोल्यूशन इटसेल्फ, तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है व्हाट लाइट पोल्यूशन इज। क्योंकि जबकि हम लोग बिकॉज दिस सिटी कराची एज सिटी ऑफ लाइट्स, लाइक everywhere you see lights around, and mostly people, when I ask them, do you know what light pollution is, do you think this light is actually polluting us? For instance, for a just small period of time they think कि शायद इसका कोई हमारी सेहत पे कुछ इफेक्ट होता है, शायद। जी, तो डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक और सवाल ये है, व्हाट इज मेलाटोनिन एंड व्हाट इज सर्केडियन रिदम? इससे हमारी हेल्थ पे व्हाट इज हैपनिंग? मतलब ये मैंने सुना तो है सर्केडियन रिदम, बचपन में हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि आपको रात को सोना चाहिए, दिन को काम करना चाहिए, आपका एक स्लीप पैटर्न होता है। लेकिन ये मेलाटोनिन करता क्या है कि हार्मोन्स के अंदर हो क्या रहा है, क्या गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से हमारे क्या केमिकल लोचा है? हाँ एग्जैक्टली। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि व्हाट इज हैपनिंग, ये केमिकल लोचा क्या कर रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? अच्छा, एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेल यू अबाउट द सर्केडियन रिदम। हमारे 24 आवर्स ऑफ द डे including our sleep, so uske andar are endogenous hormones. There are multiple hormones which have different peak levels and trough levels. तो वो जो है different part of the day and night and during sleep वो उनका surge आता है या वो उनकी peaks आती हैं। तो इसीलिए जो है हर चीज़ इतनी important है, sleep भी important है, आपका punctual and disciplined life भी important है। तो ये आपका पूरा सर्केडियन रिदम बनाता है। तो हर हार्मोन का अपना एक सर्केडियन रिदम है। फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल जो कि स्टेरॉइड हार्मोन है, पीक एंड ट्रफ्स ड्यूरिंग द डे एंड नाइट टाइम्स।
फिर आते हैं मेलाटोनिन के ऊपर. मेलाटोनिन इज अ हार्मोन व्हिच इज बीइंग secreted by our brain in response to the dark. एंड जैसे ही रात होती है या लाइट इफेक्ट नहीं होता तो मेलाटोनिन सिक्रीशन हमारी स्टार्ट हो जाती है. एंड मेलाटोनिन का जो इफेक्ट है बेसिकली वो होता है हमारे इट्स ऑन्कोस्टैटिक, यानी के कैंसर को, इट्स अ हाइपोथेसिस बेसिकली. तो दैट मींस के इट्स ऑन्कोस्टैटिक कैंसर प्रोडक्शन को जो है वो लिमिट करता है. अब हम जाएंगे पीछे वापस, हम कॉजेज में बात कर रहे थे कि हार्मोनल एक्सपोजर की. तो इसका इफेक्ट एक्चुअली होता है ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे. जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर को जाके ये लग जाता है, और जो हमारा ईस्ट्रोजन, जो फ्री ईस्ट्रोजन होता है, वो उन रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं कर होगा, उतना कैंसर रिस्क ऑटोमेटिकली थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन एक्सपोजर जो है वो हमारा कम हो जाएगा. आई होप समझ आई हो ये बात. बिल्कुल, ये बात तो समझ आई है, लेकिन बहुत सारे को समझ नहीं आता कि हम लोग जो है, फॉर एग्जांपल जब मैं लाइट बट दैट्स ओके, बात कर रहा था, हम लोग रात को जाग रहे होते हैं, दिन को सो रहे होते हैं, लाइट एक्सपोजर हमारा ज्यादा होता है, हमें स्टार्स भी नहीं देखते. क्योंकि मैं जब डार्क स्काईज की बात करता हूँ, व्हाट इज डार्क स्काई, तो 80+% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लिविंग अंडर लाइट पोल्यूटेड एरिया, और लोगों को बिल्कुल नहीं आइडिया व्हाट डार्क स्काई इज. और जब हम लोग एस्ट्रोनॉमी की बात करें, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे स्कूल लेवल पे भी इतना पढ़ाया नहीं जाता. उस लेवल पे वी ओनली नो अबाउट द सोलर सिस्टम, दैट्स ऑल. एंड व्हाट इज हैपनिंग इन एस्ट्रोनॉमी राइट नाउ, एक आम बंदा उसकी तरफ उसकी ध्यान इसलिए अब नहीं जाता क्योंकि स्टार्स जो हैं वो लाइट पोल्यूशन से इतने कवर हो चुके हैं कि हमें वो दिखते ही नहीं अब. तो हमारा जो कॉस्मिक कनेक्शन होता था, द कॉस्मिक ट्राइब इज डूइंग टू कनेक्ट पीपल कॉस्मिकली, तो जो हमारा कॉस्मिक कनेक्शन होता था वो ब्रेक हो गया है. आज से पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो, मतलब जो जिन्होंने डार्क स्काई वाला जो एक्सपीरियंस है वो यकीनन फेस किया होगा कि वो जब रातों को अपनी घर की छतों पे सोते थे, और वो वाला जो एक पीरियड है, और स्टिल अभी भी आजकल बहुत सारे लोग सोते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते होंगे कि लाइट पोल्यूशन जो है वो कितनी बढ़ गई है. उनके नज़र में मेरे ख्याल से उनको थोड़ा इस चीज़ की जो डिफरेंस आया है इस पूरे विद इन 30 to 35 years मैक्स, इस पूरे ड्यूरेशन में जितने कराची में लाइट्स आ चुकी हैं, जितनी ज़्यादा लाइट पोल्यूशन बढ़ चुकी है, इट इज़ नॉट लेस देन, जो कि मैं जब लाइट पोल्यूशन मैप के थ्रू देख रहा होता हूँ, अमेरिका की जो लाइट पोल्यूशन मैप है और कराची की जो लाइट पोल्यूशन मैप है, इट्स ऑलमोस्ट सेम. तो कराची जब सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट्स हैं, और लोगों को लाइट पोल्यूशन के बारे में जब तक पता नहीं चलेगा कि इससे इंसान की सेहत पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो डू यू थिंक कि यहाँ पे डॉक्टर्स, यहाँ पे जैसे कि मैं इसके हवाले से मैं पढ़ भी रहा था कि देयर वाज सम रिसर्च हैपेंड इन यूएसए, जिसमें ये था कि हम लोग कुछ लोगों पे जो कि शिफ्ट आवर्स में काम करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च की गई, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, और पता चला कि they have chances of getting some sort of cancers, especially nurses पे. Can you tell us more about कि क्या इससे वाकई इफेक्ट होता है लाइट पोल्यूशन का ब्रेस्ट कैंसर पे, या कैंसर्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डेवलप होने में? अच्छा रेहान, I know what paper are you referring at. It's a paper that was published in 2013 in Georgia, जिसमें जो है उन्होंने basically it's a cross section study conducted in and the sample size was good. It was 35,000 patients were included in this study, and they show significant correlation between light at night and the risk of breast cancer. So अब इसके अंदर फर्दर जो है स्टडीज आर रिक्वायर्ड कि वो एक्चुअल कंफाउंडिंग फैक्टर्स सारे हटा करके एक्चुअल कॉज क्या था, बट लाइक ब्रॉडली देयर वाज सिग्निफिकेंट कोरिलेशन ऑफ लाइट एट नाइट विद द ब्रेस्ट कैंसर. एंड
سو اٹس ویری اس کے علاوہ بھی کافی ساری اسٹڈیز جو ہے ڈفرینٹ پارٹ آف امریکہ میں ہوئی ہیں جس کے اوپر جو ہے لائٹ پولیوشن کی اور جو ہائپوتھیسس جو بھی آلریڈی ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح جو ہے آپ کا ڈارک جو لائٹ ہے وہ کس طرح میلاٹونن پروڈکشن کو ریڈیوس کرتا ہے اور ہاؤ میلاٹونن از امپورٹنٹ ان ریڈیوسنگ دا بریسٹ کینسر اور reducing that hormonal changes that is occurring in our body. Yes. تو بالکل ہماری باڈی پہ لائٹ کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہو رہا ہے جس طرح سے پلانٹس پہ اینیملس پہ انوائرمنٹ پہ کیونکہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہر پولوشن ہوتی ہے یہ وہ پولوشن ہے جو کہ انویزیبل ہے جس کی کوئی آپ کو ایسا کوئی دکھتی نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم لوگ میں اس بارے میں اس پہ زیادہ ایمفسائز یوں کرتا ہوں لائٹ پولوشن پہ بیکاز ان ٹوڈیز ورلڈ وی آل آر کنیکٹڈ ود لائٹ بیسڈ ٹیکنالوجی دیٹ وی آر یوزنگ رائٹ ناؤ. آج ہم جس ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں جتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں وی آر یوزنگ لائٹ بیسڈ ٹیکنالوجی اینڈ وی نیڈ ٹو یوز لائٹس اسمارٹلی. ہمارے سراؤنڈنگ میں بہت ساری لائٹس موجود ہیں جو کہ they are good lights, bad lights, they are doing some effects on our body, environment. کچھ الٹرا وائلٹ لائٹس بھی ہیں کچھ جن کے کلر ٹیمپریچر پہ اٹ ویریز کے کلر ٹیمپریچر اگر زیادہ ہوتا ہے تو آپ کی میلاٹونن لیول کی as far as I know کہ جو اس کی پروڈکٹ جب وہ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کی سکریشن لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. اٹس سمتھنگ لائک دس کہ جو ہمارے ہارمونز ہیں وہ امبیلنس ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ہمیں رات کو نیند نہیں آتی. تو یہ جو لائٹ پولوشن ہے یہ ہماری نیند چوری کر رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہمارے جو نیند کی چور ہے اور ہم لوگ کو اگر رات کو نیند نہیں آ رہی ہے تو ہم اس بات پہ نوٹ کریں کہ شاید ہماری سراؤنڈنگ میں جو لائٹس لگی ہیں کیا وہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہیں بھی یا نہیں, فرسٹ تھنگ. اور اس کے علاوہ جو سٹارز ہمیں نہیں دکھ رہے ہیں لائٹس کو ایکچولی کورڈ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں سٹارز نہیں دکھ رہے ہوتے. اکثر لائٹس ہوتی ہیں وہ وائٹ برائٹ بلبز لگے ہوتے ہیں اور وی کانٹ سی دا لائٹس ایکچولی وی کانٹ سی دا سٹارز ایکچولی اور بہت زیادہ انوائرمنٹ پہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اس حوالے سے اور سوال پوچھوں گا کہ واٹ از ایکچولی واٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں کیا اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے, کیا اس ٹاپک کو اتنا سیریس لیا جا رہا ہے, کیا اس پہ کوئی ایسے ڈیٹا کلیکشن ریسرچ انویسٹیگیشن یا اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بات کرنے میں ڈاکٹر کیا اپنے ڈائگنوسس میں بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کسی کو کینسر کی ڈائگنوسس کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کی یہ لائٹ ایکسپوجر کے اوپر بھی دھیان دیا جاتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اپنی ڈیلی روٹین میں, فار ایگزامپل بہت سارے پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو کہ راتوں کو نائٹ شفٹ میں ہاسپٹلس میں کام کرتے ہوں گے, برائٹ لائٹس میں کام کر رہے ہوں گے, آپریشنز ڈپارٹمنٹ میں ہوں گے, ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں ہوں گے اور ان کے کینسرز کے جو ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوں گے. بہت سارے ایسے انوائرمنٹ میں جہاں پہ لائٹس کا جو ہے خاص طور پہ استعمال زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہوگا تو چانسز زیادہ ہوں گے کہ ان کے اندر ڈیولپ ہونے کے یہ کازز بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل جو بہت سارے ایسے ہمارے انڈسٹریز ہیں جہاں پہ کام ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کے اندر ایسے سمٹمز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل کہ کوئی جو ہے کپڑے کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو اس کے آپ باڈی پہ ایسے نشانات دیکھیں گے یا انگلیوں پہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس طرح کے انوائرمنٹ میں رہتا ہے. یا کوئی جو ہے میکینک ہوتا ہے تو آپ اس کے ہاتھوں کی تو یہ جو ہے گریجولی ہم اس انوائرمنٹ میں اڈیپٹ ہوتے جاتے ہیں. لیکن لائٹ جو ہے ایک ہیزرڈیس کنڈیشن بھی اختیار کر سکتی ہے جب وہ as we know that light can also cause cancer. There is hypothesis or there are some research. Do you think یہاں پہ پاکستان میں بھی اس کے اوپر کوئی ریسرچ ہو رہی ہے؟ ریان ایسا نہیں ہے. بیسکلی جو بریسٹ کینسر پہ تو بہت کام ہوا ہے, بریسٹ کینسر ریلیٹڈ ریسرچز بھی بہت ہو رہی ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بہت سارے ڈاکٹرز اس کی فیور میں ہوں گے اور بہت سارے لوگ آپ سے اس بارے میں ڈیبیٹ بھی کریں گے کہ یہ چیز جو ہے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہے اور یا بہت سارے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے.
تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا آپ کو جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو لائٹ پولوشن کا تو ہماری بکس میں بھی نہیں ہے نا, لائک وین وی ریڈ آور کورس بکس اس میں ہم کازز دیکھتے ہیں تو اس میں لائٹ پولوشن کا نام نہیں ہوتا. سو اٹس اے ویری نیو تھنگ دیٹ جس کو جو ہے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ڈیفینیٹلی. اور نہ تو ڈاکٹرز انکلوڈنگ مائی سیلف, جب تک مجھے بھی نہیں پتا تھا تو ہم کبھی بھی اس کو اپنے کازز میں اور اپنی کاؤنسلنگ میں شامل نہیں کرتے تھے, بٹ ڈیفینیٹلی اب جو ہے اس چیز کا مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے. سو آئی کین ایکچولی I can include this in my list and tell people. It's all about awareness and it's all about knowing something and this is something which need to be told to the people. تو let's see کتنا ہم اس کو پھیلا سکتے ہیں اور کتنا ہم لوگوں کو اس بارے میں اویئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس کو اس لیول پہ اتنی سیریس ٹاپک پہ لے کے جایا جائے گا؟ کیونکہ جب ڈارکنیس کی بات کر رہا ہوں اور ہمارے جب آرڈیننس جو ہیں, جو ہمارے ایکٹس ہیں, ان میں بھی کہیں ایسے پولوشن کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمارے پاس کہیں بھی اس کے کوئی لاز ریگولیشنز موجود نہیں ہیں. اگر ہم کراچی سٹی کی بات کریں تو کوئی ایسے لاز موجود نہیں ہیں کہ لائٹ جو ہے کتنا پولوٹ کر رہی ہے, کہ یا سسٹینیبل لائٹنگ پالیسی ہے, اس طرح کی کوئی پالیسی فی الحال تو موجود بھی نہیں ہے. جہاں تک آپ ڈاکٹرز کی جہاں تک بات ہے, بالکل دس ٹاپک از ایکچولی ریئلی نیو ان پاکستان اٹ سیلف. اس کی وجوہات یہ ہیں کیونکہ اس سے پہلے اتنی لائٹ پولوشن پاکستان میں نہ تو تھی. آج سے کوئی گریجولی سلولی اس کا جو ریشو ہے اٹ از انکریزنگ بائی 2% ایکچولی. تو یہ 2% جو جتنی اسپیڈ سے لائٹ پولوشن بڑھتی جا رہی ہے, اب کراچی میں ہونے والے میگا پروجیکٹس کے اوپر جہاں تک بات کر لیں, کتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس بن رہے ہیں جو کہ دے ول یوز آل دیز لائٹس آلسو. کتنی ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ان اٹینڈنٹ لائٹس جل رہی ہوتی ہیں, جہاں پہ کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا. فار ایگزامپل آپ کوریڈورز میں دیکھ لیں, اسٹیئرس پہ دیکھ لیں, ایسے ہی فلیٹس کے اندر لائٹ جل رہی ہوتی ہیں. اور یہاں پہ کوئی ایسے ابھی بھی اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں آئی ہے کیونکہ واٹ وی آر گیٹنگ از چائنا کی سب سے سستی لائٹس. تو ہوتا ہی ہے کہ ہم لوگ وہ لائٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں, وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ کہ انوائرمنٹ پہ اس کا کوئی افیکٹ بھی ہو رہا ہوگا, یا ہماری شاید بجلی کے بل میں اس سے کوئی کمی ہو جائے اگر ہم لوگ لائٹس کو اسمارٹلی یوز کرنا اسٹارٹ کر دیں. تو یس, اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے بریسٹ کینسر کے حوالے سے کہ سرجری کتنا ہیلپ فل ہوتی ہے پیشنٹس کے لیے, اینڈ وائی سرجری از ریکوائرڈ, اینڈ از دیر اینی ادر آپشنز فار بریسٹ کینسر پیشنٹس to go for any other options, any medication or anything like this? Well, in treatment of breast cancer, it's a combination, multimodality treatment in which we actually follow a different combination of treatment. Surgery is one of them. سرجری ہول اینڈ سول خود ایک طریقہ علاج نہیں ہے, اس کے ساتھ جو ہے کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی اور ہارمونل تھراپی بھی کمبائن ہوتی ہیں. دیٹ آل ڈیپینڈس آن دا ٹائپ آف پیتھولوجی کہ کس طرح کا کینسر ہے, اس کے حساب سے کمبینیشن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ what is your task to do as a plastic surgeon? Reconstruction of breast cancer patient is how much important for them? What are the important points that you need to highlight کہ اس کی وجہ سے that is really important کہ لوگوں کو سرجری کروانی چاہیے ہی چاہیے, تاکہ that will help them to what are those important points that you want to highlight for our audience to keep there in mind? جیسا کہ ریان ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک فیمیل آرگن ہے بریسٹ جو ہے, اور اٹ ہیز اٹس اون امپورٹنس اینڈ اٹس دا وومن آئیڈینٹی. سو ریکنسٹرکشن جو بیکاز جب ہمیں اندازہ ہے اس چیز کا, اگر خدا نخواستہ ہمارا ایک ہاتھ ہم سے لے لیا جائے, ہمارا پاؤں جو ہے وہ چلا جائے, تو دا لائف از ناٹ دا سیم دین. تو اٹس اے سائیکولوجیکل افیکٹ اینڈ ا لاٹ آف ادر تھنگز اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں.
So to avoid that psychological trauma and to give that identity back, so I would suggest, because बहुत सारे लोगों को तो अंदाजा ही नहीं है breast reconstruction का, और जिसमें जो है immediate या फिर delayed reconstruction का role है. अगर आपको कैंसर हो गया है, just don't feel bad about it, just get it treated and get it reconstructed. So तो मेरा एक हमेशा जब भी कोई breast reconstruction awareness मैं presentation कहीं देता हूँ, तो I just say the way you want to be treated. ठीक है, तो it should be our patient's suggestion कि वो क्या चाहती हैं, whether she wants to be reconstructed or not, but we should be the one जो कि उनको बताएं तो at least कि आपके पास ये ऑप्शंस हैं और आप चाहें तो इनको चूज कर सकते हैं. बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं सिलिकॉन इम्प्लांट अगर हम डालेंगे तो जहाज में जाएंगे तो फट जाएगा, ठीक है ना. तो ऐसा कुछ नहीं है. बहुत सारी और इस तरह के लोग जो है वो डरते हैं और डराते भी हैं. तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट तरीके हैं, तो यू ऑलवेज आस्क फॉर इट कि और better consult with the plastic surgeon so that he should tell you in bit more details whatever questions you have, ताकि आपको जो है उसके answers मिल सके. Yes. अच्छा, मैं इस चीज़ को और भी हाईलाइट करूँगा कि जहाँ तक ब्यूटी की बात की जाती है तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि और इसके अलावा अच्छा प्रेजेंटेबल दिखना दैट इज सो इम्पोर्टेंट. और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी नहीं होती. फॉर एग्जांपल लोग डराते भी हैं और लोगों को पता भी नहीं होता. फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाए या ऐसी कोई चीज़ हो जाए जहाँ पे सर्जरी इज द ऑप्शन अवेलेबल, पीपल एक्चुअली डोंट नो कि शायद इसका कोई ऑल्टर इसका है जो उसको ऑप्ट कर सकते हैं. तो इस हवाले से भी आई बिलीव कि सर्जरी इज इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली टू लुक presentable, it's actually a necessity. अगर हम देख रहे हैं इस point of view से कि you will get those confidence back that you had already in yourself. क्योंकि आप जो है इतना ज़्यादा एक अजीब सी जजमेंटल नज़रों से देखे जा रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे. अगर किसी के बाल नहीं है तो वो उसको लोग जज कर रहे होते हैं कि यार ये तो गंजा है. बहुत सारी इस तरह की सिचुएशंस होती हैं कि लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ग्रेजुअली स्लोली जो है लूज करना स्टार्ट कर देते हैं. और आई बिलीव कि दिस सर्जरी एक्चुअली गिव्स देयर कॉन्फिडेंस बैक. और इसके अलावा आई वुड लाइक टू हाईलाइट फ्यू मोर थिंग्स दैट लाइट भी बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन इसको खूबसूरती से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. इसको हम लोग जो है, अगर मैं इसकी एक बात करूं कि लाइट जो है जिस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वाइट ब्राइट लाइट कहीं लगी भी देखें, डू यू थिंक दैट लाइट विल लुक मोर ब्यूटिफुल अराउंड? और हम लोग बेदर्दी से क्लटरिंग हुई भी होती है लाइट्स की. फॉर एग्जांपल हम सदर में चले जाएं तो हमें इतनी लाइट जलती हुई दिखेंगी, जितने लोग नहीं होंगे उतनी ज़्यादा लाइट्स जल रही होंगी. ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लाइट की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है. हम ये समझते हैं कि शायद लाइट जलने की वजह से लोग समझेंगे कि यहाँ पे रश है, यहाँ पे परचेजिंग होने के, और लोग ये उनकी एक शायद दे हैव सम, और या लोग ये समझते हैं कि शायद उनको अंधेरे में इतने दिखेगा नहीं. आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड के हम लोग की. और दूसरा चीज़ ये कि हम लोगों ने पैटर्न भी अपना पूरा चेंज कर लिया है. हम लोग रात के वक्त ज़्यादा यूज्ड टू हैं बाहर निकलने के, कराचीइट्स स्पेशली. हम लोग रात के वक्त अगर कोई भी चीज़ होती है, वी ऑल नो दैट कराची जो है हर वक्त रोशन, एक रोशनी का शहर है. हर वक्त रोशन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ओपन मिलेगा. और हम लोग लाइट्स का जो है वैसे भी अपने जो एक रेगुलर यूजेज है उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं. कि एक तो इसकी जो मार्केट में जब हम लोग निकलते हैं, जो मार्केट की सही टाइमिंग्स होनी चाहिए वो भी फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम लोग की पैटर्न ही ग्रेजुअली स्लोली इतना ज़्यादा. डू यू थिंक कि ये सारा जो है जितना भी क्योंकि व्हाट आई रेड अबाउट दिस के लाइट पोल्यूशन जो है हमारे इमोशंस पे भी असर डालता है. जो कराची में जितने ज़्यादा लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंगर दिखता है, क्या आप ये समझते हैं कि एज अ के डॉक्टर के साइकोलॉजिकली कि हमारे लाइट्स की वजह से कोई इफेक्ट होता है? कि अगर हम लोग कैंडल लाइट डिनर के लिए जाते हैं, मध्यम धीमी लाइटों में ही दिख रही है, व्हाट डू यू से डॉक्टर साहब के क्या इसके साइकोलॉजिकली को भी कोई इफेक्ट हो रहा होता है? अगर मैं इन जनरल लोगों की पर्सपेक्टिव की बात करूं, आपका
I know this is not your domain, लेकिन I know, but now you're making me think about it, and this is a food for thought now. That one actually I never thought that way before. और आप अभी जब बात कर रहे थे candlelight dinners and stuff like that, so I was actually thinking, if I think about myself, so मैंने भी अपने रूम में जो है वो डिम लाइट रखी हुई है. सो आई थिंक यू आर सॉर्ट ऑफ राइट. अच्छा, अननोइंगली मैंने कहीं नहीं सोचा कि मैं लाइट पॉल्यूशन को कम कर रहा हूँ. इट्स जस्ट द मूड के अपने मूड के हिसाब से आई थिंक अच्छी लगती हैं कमरे में डिम लाइट्स रादर ब्राइट लाइट्स. सो मैं यही कह रहा हूँ कि यू मेड मी थिंक कि ओके, यू मेड मी रियलाइज दैट कि I'm already almost doing this unknowingly. मतलब मैं अभी भी कह रहा हूँ कि I'm sorry, probably तुम offend हो जाओगे इससे कि there's nothing related to the light pollution. It's just, and you are right, it has psychological effect somewhere. Yes. तो लाइट एग्जैक्टली जब लाइट खूबसूरत दिखेगी आपको, वो रोशनी का शहर भी खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि हम लोग लाइट्स को स्मार्टली यूज करना सीखें मेरे ख्याल से. आप डॉक्टर साहब ये बताइए कि कैंसर हॉस्पिटल जो है, कैंसर केयर हॉस्पिटल, इसके हवाले से थोड़ा बताइए कि व्हाट इज हैपनिंग देयर इन कैंसर केयर हॉस्पिटल, एंड देन आई विल आस्क यू सम अदर क्वेश्चंस एज वेल, प्लीज. ओके. It's a cancer foundation hospital. It's in Gulshan Iqbal Block 9, जो कि एक foundation based hospital है जिसमें जो है हम लोगों का treatment करते हैं. There are different specialties here: head and neck surgery, plastic surgery, general surgery, breast surgery, urology, and gastroenterology, and we have our different oncologists. So all sort of these surgeries are being conducted here. Chemotherapy वगैरह यहाँ पर सब कुछ होता है. And the best part is the prices are very nominal. And if a patient is non-affording, so we provide them welfare 50 to 80%. So it reduces the cost to very low. And the standard of our hospital are high. Excellent. Alhamdulillah. Excellent. और डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, एनी ईमेल एड्रेस, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर विद द लिसनर्स जो इस बात को सुन रहे हों, या आपसे कैंसर केयर हॉस्पिटल के थ्रू ही कांटेक्ट किया जाए, या आप कोई और अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी प्रोवाइड? बिल्कुल. आप जो है फेसबुक पे जाके कैंसर फाउंडेशन, इट्स कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल बाय द वे, आप फेसबुक पे जाके कैंसर फाउंडेशन हॉस्पिटल सर्च कर सकते हैं. वहाँ से आप जो है मेरे क्लिनिक टाइमिंग्स भी देख सकते हैं और आप वहाँ पे मुझसे मिल भी सकते हैं. इट्स नॉट ओनली, आई डोंट ओनली डू द कैंसर सर्जरीज, आई डू जनरल प्लास्टिक्स एज वेल and cosmetic surgeries as well. So और दूसरा मेरा email address है masif, M is Muhammad, Asif _Khatri, KHATRI @hotmail.com. You can always welcome. आप कभी भी कोई भी question हो, आप मुझसे email पर रब्ता कर सकते हैं. Excellent, Dr. Saab. Thank you so much for your time.